तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, हेल्दी होंगे, ठीक ठाक होंगे, ठंडी में रजाई के अंदर ही होंगे, है ना। चलो, वो तो एक मजाक की बात थी। अब हम एक नए लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर कौन सा, 5। ठीक है। इसमें हम इस यूनिट नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे ईसीटी के बारे में। ठीक है, बहुत सारे थेरेपीज के बारे में और बहुत सारी साइकोथेरेपीज वगैरह है ना, कॉग्निटिव वो अलग चीज़ें होती हैं। तो ईसीटी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, ब्रॉडली डिस्कस करेंगे कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, कौन कौन से उसमें मैकेनिज्म क्या है इसका। ठीक है, इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, कौन से टाइप्स को अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ रोक दिया गया है, कौन से टाइप्स को परमिशन मिला। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो पे बने रहें। और ये कंटिन्यू वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत नहीं है। अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, आंख बंद करके जाओ, कॉपी में लिख के आ जाओ, सही रहेगा। चिंता नहीं करना है ना, चिंता नहीं करना। होप, चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ फुल कॉन्फिडेंस एंड अ फुल जोश। लेट स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग यूनिट नंबर 5। तब तक के लिए जय हिंद। चल स्टार्ट करते हैं। तो वेल, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया यूनिट। और नया यूनिट का कौन सा यूनिट होगा भाई? मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। अगर हम आईएनसी के सिलेबस देखें, ठीक है, अगर हम आईएनसी का सिलेबस देखते हैं तो आप लोग यूनिट नंबर 5, ठीक है, यूनिट नंबर 5 देखना। ठीक है, यूनिट नंबर 4 तक तो मैंने करा दिया है, अब यूनिट नंबर 5 कराने वाला हूँ। कौन सा यूनिट होने वाला है, कौन सा यूनिट होने वाला है, बताओ बताओ कौन सा यूनिट? यूनिट नंबर 5। ठीक है, यूनिट नंबर 5 होगा। और 5, यूनिट नंबर 5 का क्या नाम है कि भाई ट्रीटमेंट मोडालिटी एंड थेरेपीज यूज्ड इन मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, देखो मेंटल डिसऑर्डर्स में कौन कौन सी थेरेपी यूज करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी हम थेरेपीज यूज करते हैं, कौन कौन सी हम मोडालिटी यूज करते हैं टू ट्रीट द मेंटल डिसऑर्डर्स। सबसे कॉमन जो होता है वो कौन सी थेरेपी होती है भाई? ईसीटी। अबे ईसीटी कहते हैं क्या है किसे? पता करो, ईसीटी कहते हैं किसे। 2 मिनट वीडियो को पॉज कर लो। कर लिया? पॉज कर लिया? हो गया? रुक गया? सोच लो। कर लिया? हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। ईसीटी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी एक, इसके बारे में फर्दर बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और भी तरीके होते हैं, है ना, सर्जिकल भी होते हैं, नॉन सर्जिकल भी होते हैं, तो ये सब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें हम क्या बात करेंगे भाई? ईसीटी एंड अदर टेक्निक्स। ठीक है, देखो ईसीटी एंड अदर टेक्निक्स, भाई अदर टेक्निक्स में कौन कौन से आते हैं? देखो, एक होता है नॉन इन्वेजिव, एक होता है नॉन इन्वेजिव, एक होता है इन्वेजिव। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं, याद रखना। अगर जब भी ईसीटी आए तो पूरा लिखना है कि कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव। ठीक है, नॉन इन्वेजिव का मतलब क्या हो गया कि ये नॉन सर्जिकल होता है। क्या होता है? नॉन सर्जिकल। इन्वेजिव का मतलब हो गया कि ये सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल। ठीक है, सर्जिकल मेथड है। ठीक है, इसमें हम कटिंग बाय मतलब सर्जरी के थ्रू हम मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब नॉन सर्जिकल में क्या आता है कि जैसे ईसीटी आता है। ठीक है, ईसीटी हो गया, फिर आरटीएमएस होता है। अब ईसीटी का मतलब तो भाई पता है, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी, है ना। अब आरटीएमएस क्या चीज़ है भाई? आरटीएमएस क्या है? आरटीएमएस तो तुम्हारे लिए नया है ना, तुम्हारे लिए नया है, पर चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ ना, मैं हूं ना यहाँ खड़ा, मैं बताऊंगा भाई आरटीएमएस क्या होता है। चिंता नहीं करना, उससे पहले सब्सक्राइब कर देना बस, है ना, लाइक करके जाना है यार, वीडियो को लाइक करके जाना, मेहनत लगता है यार बनाने में, है ना, लाइक कर देना यार बस, है ना, सपोर्ट चाहिए यार तुम लोगों का। देखो आरटीएमएस का मतलब क्या होता है कि रेपिटेटिव। आर का मतलब होता है, आर का मतलब क्या है? रेपिटेटिव। ठीक है, आर का मतलब रेपिटेटिव। टी से ट्रांसक्रिमिनल, ट्रांसक्रिमिनल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, रेपिटेटिव का मतलब होता है बार बार। ठीक है, रेपिटेटिव। आरटीएमएस का मतलब रेपिटेटिव। टीएमएस का मतलब ट्रांसक्रेनियल, ट्रांसक्रेनियल, क्रेनियल में कहीं ना कहीं क्रेनियल, क्रेनियल की बात कर रहे हैं, हमारे ब्रेन की। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक और एस से स्टिमुलेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन में हमारे ब्रेन में ही कहीं ना कहीं स्टिमुलेशन करता है ये वाला। ठीक है, नॉन सर्जिकल। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नॉन इन्वेजिव हो गया। ईसीटी भी भाई 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इसके बाद में भी आगे मैं बात करूंगा कि ईसीटी 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो होता है अकॉर्डिंग टू मेंटल एक्ट, हमने डायरेक्ट देना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया वो भी बताऊंगा, चिंता नहीं करना है, चिंता नहीं करना। डायरेक्ट देना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि देखो डायरेक्ट देना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि डायरेक्ट में हम पेशेंट को डायरेक्ट क्या करते थे? स्टिमुलस प्रोवाइड करते थे। ठीक है, डायरेक्ट हम उनको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते थे विदाउट एनी विदाउट एनी सेडेटिव ड्रग्स, है ना, विदाउट एनी सेडेटिव ड्रग्स। तो उसको डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू मेंटल एक्ट डायरेक्ट देना बंद कर दिया गया, अब इनडायरेक्ट ही चलता है। ठीक है, इन्वेजिव की बात करें तो इन्वेजिव में देखो वीएनएस होता है, डीबीएस होता है और साइको सर्जरीज होती है। वीएनएस का मतलब वेगल नर्व स्टिमुलेशन। ठीक है, वेगल नर्व स्टिमुलेशन करते हैं वीएनएस। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस का मतलब होता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ठीक है, डी वीएनएस का मतलब वेगस नर्व स्टिमुलेशन। डीबीएस का मतलब डीप बी से ब्रेन, एस से स्टिमुलेशन। ठीक है, साइको सर्जरीज।
फर्दर इसमें हम साइको सर्जरीज भी करते हैं, ठीक है। इतना अगर डाउट हो तो मुझे वीडियो को रोक के कमेंट कर लो, कमेंट कर लिया है ना, अगर इतना डाउट हो तो। नहीं है तो एक बार भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, ले लिया, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले भाई ईसीटी को फुल मतलब डिटेल में, ठीक है। डिटेल में अब हम पढ़ेंगे भाई ईसीटी क्या चीज़ है ना, ईसीटी क्यों आ रहा है, ईसीटी परेशान क्यों कर रहा है लोगों को आज के समय। देखो ईसीटी सिंपल सा फंडा है कि ईसीटी होता है क्या। ईसीटी में हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल वी इंड्यूस कन्वर्जन्स या फिर सीजर्स इन द पेशेंट, ठीक है। देखो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, ठीक है, वी इंड्यूस पेशेंट के अंदर हम, ये तो लिखा है, ये तो भाई कॉपी वाला है, अगर अपने मन से बनाना हो तो क्या लिखोगे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई वी इंड्यूस certain currents in the patient that can further lead to the stimulus that can further lead to a seizures or a convulsion in the patient, ठीक है। पेशेंट के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करने से क्या होता है, आप ये बताओ क्या होता है इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करने से। भाई देखो इलेक्ट्रिकल करंट हम जब पेशेंट के अंदर प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं सीजर्स डेवलप्ड होगा, सीजर्स की वजह से उसके मेंटल डिसऑर्डर्स में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, मतलब अगर मैं सिंपल से कहूँ ईसीटी क्या होता है, तो भाई पेशेंट के अंदर करंट प्रोवाइड करना। अब करंट भी एक मैक्सिमम लिमिट में होता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर करंट प्रोवाइड करना, ठीक है। इसको डिस्कवर किया किसने किया था, थोड़ी हिस्ट्री भी देख लेते हैं। तो 1931 में पहले बार डिस्कवर हुआ था, 1931 में यूजीओ सेटनिक एंड ल्यूकोबिन ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, इसको डिस्कवर किया था। फर्दर हम पढ़ने वाले हैं क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो यहाँ पे लिखा है ना ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसके कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे कि भाई ईसीटी का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। कहीं ना कहीं ये पेपर में भी पूछा जाता है और कहीं ना कहीं आपकी यूनिवर्सिटी एज वेल एज बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो यह ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। तब तक एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ईसीटी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी क्या होते हैं। अब उसके टाइप्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो टाइप्स इसके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ईसीटी, ठीक है, एक होता है क्या भाई डायरेक्ट ईसीटी और एक होता है इनडायरेक्ट ईसीटी। अब मैंने आपको ये भी बताया होगा ध्यान से, अगर आपने सुना होगा तो डायरेक्ट ईसीटी कहाँ यूज़ करते हैं और इनडायरेक्ट ईसीटी कहाँ यूज़ करते हैं। डायरेक्ट ईसीटी फर्दर आज के टाइम में अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ एक्ट हम यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि अब बताने वाला हूँ क्यों नहीं यूज़ करते हैं। देखो विदाउट यूज ऑफ एंटी साइकेटिक, ठीक है, एनेस्थेटिक एजेंट एंड मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। हम इसमें डायरेक्ट में क्या करते थे, डायरेक्ट हम क्या करते थे, पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड कर देते थे विदाउट एनी यूज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट और ए मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। तो इसमें हम मसल रिलैक्सेंट और क्या कहते हैं एनेस्थेटिक एजेंट नहीं देते थे। पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था, तो उस तकलीफ को देखते हुए मेंटल हेल्थ एक्ट ने एक कानून लाया और कानून में क्या कहा, मतलब एक एक्ट लाया और एक्ट में क्या कहा कि भाई डायरेक्ट ईसीटी अब देना बंद करो, ठीक है। अब डायरेक्ट ईसीटी की वजह से क्या क्या हो जाता था भाई, फ्रैक्चर होने का चांस इंक्रीज हो जाता था, ठीक है। टीथ का जो डिसलोकेशन हो जाता था, टीथ में डिसलोकेशन हो जाता था कहीं ना कहीं, है ना, ये सारी चीज़ें हो जाती थी। तो डायरेक्ट ईसीटी बंद कर दिया गया, है ना। आगे चल के अब ये नहीं दिया जाता, बंद है ये, ठीक है, डायरेक्ट ईसीटी। अब इनडायरेक्ट ईसीटी बहुत चलन में है, ठीक है, इनडायरेक्ट ईसीटी हम यूज़ करते हैं। तो इनडायरेक्ट ईसीटी का मतलब क्या हो जाता है कि यूज़ ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट, ठीक है, यूज़ ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट एंड मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। तो अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में भाई सिंपल सा है कि इनडायरेक्ट में क्या होता है कि इसमें हम मसल रिलैक्सेंट एज वेल एज एनेस्थेटिक एजेंट का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं आगे चल के मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे जैसे तुम्हारा लिवोडोपा हो जाता है ना, लिवोडोपा हो गया, बहुत सारे ड्रग्स होंगे, आगे चल के मैं आपको उसके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ईसीटी, भाई ईसीटी का मतलब उसका मैकेनिज्म क्या होता है। थोड़ा अगर ध्यान से हम अगर ईसीटी को ध्यान से लगाए ना तो कहीं ना कहीं ये एमएसएन मेंटल हेल्थ नर्सिंग से भी जुड़ता है। कैसे जुड़ता है आप देखो, न्यूरो वाले चैप्टर से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। भाई ईसीटी दे रहे हैं, है ना, ईसीटी दे रहे हैं, तो ईसीटी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, ठीक है। हमारे ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं वो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को छेड़ रहे हैं,
है ना, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर वो डिस्टर्ब है उसको हम बाहर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देके उसको सही कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये न्यूरॉन से कनेक्टेड है। अब देखो कैसे होगा, चेंज इन न्यूरो, ठीक है। अब देखो चेंज इन न्यूरो भाई, चेंज इन न्यूरो, ध्यान से देखना, चेंज इन न्यूरो, ठीक है। न्यूरो का मतलब जो न्यूरॉन्स की जो जंक्शन है उसको कहीं ना कहीं ये चेंज करने का काम कर रहा है ना, है ना। फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज इन ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोपैथिक फैक्टर, ठीक है। इंक्रीज इन ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोपैथिक फैक्टर्स में भी ये इंक्रीज करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। न्यूरो साइकोलॉजिकल चेंज, कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स की जो साइकोलॉजिकल है, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसको कहीं ना कहीं ये चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है ना। स्ट्रक्चरल चेंजेस सच एज न्यूरोजेनेसिस इन हाइपोकैम्पस, ठीक है। हाइपोकैम्पस ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोकैम्पस, हाइपोकैम्पस में कहीं ना कहीं ये न्यूरोजेनेसिस भी करवा रहा है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको मैकेनिज्म नहीं आता तो एक बात याद रखना यार, मैकेनिज्म का एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हें, कहीं ना कहीं ये हमारे न्यूरॉन्स को चेंज करेगा, ठीक है। लिख देना एक पॉइंट भाई, एक पॉइंट तो लिख ही दोगे ना तुम कि चेंजेस द न्यूरोजेंसन पाथवे और ए न्यूरो पैथिक फैक्टर्स, है ना। तो हमारे न्यूरॉन्स को कहीं ना कहीं ये चेंज कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम प्लेसमेंट की बात करते हैं। आपने देखा होगा यार बहुत सारे पिक्चर्स में, ठीक है, पुराने जो पिक्चर्स आते थे उसमें देखा होगा ना, एक वो क्या कहते हैं, जो वो देखा होगा, एक कुछ टेप टाइप का होता है, यहाँ पे ब्रेन में लगाते हैं, है ना, लीड जिसे कहते हैं लीड। जैसे आपने ईसीजी किया होगा, ईसीजी करते होगे ना, ईसीजी आपने किया होगा हॉस्पिटल में, सेकंड ईयर में बहुत करवाया मैंने ईसीजी, आपने भी किया होगा बहुत सारा ईसीजी, है ना। तो नोट लगाते हैं ना, चेस्ट में नोट्स लगते हैं ना, हाथ में भी लगाते हो ना, सेम ऐसे ही लगता है इसमें भी, ठीक है। तो इसके अगर इसके हम नोट्स के प्लेसमेंट की बात करें तो हम भाई पिक्चर्स में देखा होगा ना कि जो लोग होते हैं पागल हो जाते हैं या फिर मेंटली इल होते हैं, उनको क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं, वो लगाते हैं, लीड लगाते हैं कुछ, तो वही है भाई कि इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कहाँ करते हैं, हम जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको प्लेस कहाँ करते हैं। तो देखो दो जगह हम प्लेस कर सकते होता है, एक होता है बायलेटरल और एक होता है यूनिलेटरल, ठीक है। एक होता है बायलेटरल और एक होता है क्या, यूनिलेटरल। फिर से याद रखना, एक होता है बायलेटरल और एक होता है यूनिलेटरल। अब देखो मैं एग्जाम्पल से बताने वाला हूँ आपको, क्या एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है जिसका नाम अमन है ना, अमन है। अब बेचारा अमन क्या है, उसको सीजर्स आ रहे हैं, या फिर वो थोड़ा पागल टाइप का है, या फिर उसे सिजोफेनिया है ना, या फिर कोई एक मेंटल डिसऑर्डर ले लो, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, या फिर कुछ भी है, और उसको डॉक्टर ने कंसल्ट किया कि भाई तुम्हें ईसीटी लेना है, जाओ ईसीटी ले लो, है ना। तो अब वो आया मेरे पास अमन बेचारा, तो अमन को मैंने डॉक्टर ने क्या किया कि भाई तुम्हें बायलेटरल ईसीटी लेना है, बायलेटरल। तो अगर मान लो ये अमन है, ये अमन है और ये अमन की मुंडी है, मतलब हेड है, ठीक है। अमन का ये खोपड़ा है, ये रहा अमन का खोपड़ा, ये रहा अमन का खोपड़ा, ठीक है। अब ये अमन का खोपड़ा है, तो ये तो 2D डिज़ाइन है ना, अब तो मतलब आप 3D ले लो, अपना हेड ही ले लो, ठीक है। बायलेटरल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से 4 सेंटीमीटर अबो, यहाँ से 4 सेंटीमीटर अबो एटलीस्ट यहाँ पे, है ना, यहाँ से 4 सेंटीमीटर अबो, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो अमन का कहाँ करेंगे भाई, यहाँ से लेके यहाँ इसके बीच में अमन सर का हम बायलेटरल प्लेसमेंट करेंगे इलेक्ट्रोड का, ठीक है। ये हो जाता है, इसके अगर ये कान है, ठीक है, अगर ये कान है तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर वो कहीं यहाँ पे हम प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी, इस साइड में भी और इस साइड में भी, ठीक है, बायलेटरल इधर भी और इधर भी, ठीक है। यूनिलेटरल क्या हो जाता है, यूनिलेटरल का मतलब राइट यूनिलेटरल ईसीटी, ठीक है, एक ही तरफ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। अगर हम देखा जाए तो बेटर हैज़ ए बेटर कॉग्निटिव साइड इफेक्ट प्रोफाइल इंक्रीज यूज नाउ, ठीक है। आज के समय बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। आप एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए काम करेगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम क्या करने वाले थे, मैंने बताया था ना आपको कि जैसे ईसीटी तो देते हैं हम, ठीक है, ईसीटी तो देते हैं हम पेशेंट को, पर एक सेट ऑफ वोल्टेज की थी, ठीक है, एक वोल्टेज सेट रहता, एक फ्रीक्वेंसी सेट रहती है और एक ड्यूरेशन सेट रहता। उस ड्यूरेशन के ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है, उसका जो वोल्टेज सेट रहता है उससे भी हम ज़्यादा पेशेंट को नहीं दे सकते ईसीटी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है वो ज़्यादा नहीं दे सकते। तो कौन सा वोल्टेज होता है भाई, कौन सा एक सेट होता है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो तो जो वोल्टेज होता है वो होता है अप्रॉक्स 70 to 120 वोल्ट रहता है, ठीक है, 70 से 120 वोल्ट के बीच में हम पेशेंट को देते हैं। ड्यूरेशन जो रहता है वो 0.2 से 2 सेकंड का रहता है, 0.2 से 2 सेकंड के बीच में रहता है। फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो 6 to 12 ईसीटी की रहती है। देखो 6 to 12 होती है, लेकिन कोई डिसीज जैसे आपको बता दूं कि एमडीडी होता है। अब ये एमडीडी क्या होता है, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, ठीक है। मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर जो होता है उसमें कहीं ना कहीं किसी पेशेंट को देखा गया है कि अप टू 20 ईसीटीज भी चले जाते हैं, ठीक है, अगर
ट्रीट अगर प्रॉपर ट्रीट नहीं होता तो अप टू 20 चला जाता है। लेकिन अगर हम कॉमनली बात करें, एज अ फ्रीक्वेंसली बात करें, तो 6 to 12 ईसीटी जो होता है वो कॉमनली दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, है ना। फिर उसके बाद हम अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्पेसिंग ऑफ ईसीटी, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पेसिंग ऑफ ईसीटी, तो ईसीटी यूजली एडमिनिस्टर 2 to 3 टाइम्स ए वीक, ठीक है। एक वीक में या फिर एक सप्ताह में 2 से 3 बार पेशेंट को हम एडमिनिस्टर करते हैं ईसीटी। ये तो कॉमन है, ये सबको पता है, ये तो पता है ना, है ना, एज अकॉर्डिंग टू। अगर मैं बात करूं अब थोड़ा कुछ डिसीजेस के बारे में मैंने लिख दिया, जैसे एमडीडी क्या था, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर था, मैनिक एपिसोड हो गया, ठीक है, सिजोफेनिया में कब कब देते हैं, और कैटाटोनिक डिलीरियम में कब कब देते हैं, ठीक है। तो एमडीडी जो होता है ना, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, है ना, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसमें अप्रॉक्स 6 to 12 सेशन चलते हैं, 6 to 12, ठीक है। 6 से लेके 12 बार हम इसमें दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें मैनिक एपिसोड में, इसमें चलता है अप्रॉक्स 8 से 20 एपिसोड्स, ठीक है, 8 से 20। और फिर अगर सिजोफेनिया है तो मोर देन 15 चलेगा, और अगर कैटाकॉनिक है तो बस 1 से 4 चलेगा, ठीक है। अब देखो सिजोफेनिया में क्या होता है ना, सिजोफेनिया में हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो चली जाती है, ठीक है, हमारी जो मूवमेंट की एबिलिटी होती है वो सब चली जाती है, मतलब लॉस हो जाता है। तो अब कैन टेक अप टू सिजोफेनिया में मोर देन 15 हमें देना पड़ता है, क्या, ईसीटीज को देना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाती है। प्रोसीजर की बात करेंगे, हाँ प्रोसीजर देखो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ का पेपर दे रहे हो तो प्रोसीजर लिखने को आता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर्स ऑफ ईसीटी, ठीक है। तो ईसीटी में सबसे पहले क्या करना है भाई, देखो कुछ प्रोसीजर्स तो कॉमन है, 2 साल पढ़ के आए हो, ठीक है। कुछ प्रोसीजर तो तुम ऐसे लिख दोगे, जैसे क्या हो जाता है कि कंसर्ट लेना है ना, उसका मॉनिटर करना है, वाइटल साइंस, है ना, ये हो गया। उसको साइकोलॉजिकल हेल्प देना है, साइकोलॉजिकली हेल्प करना है। फिर उसको क्या करना है कि उसको क्या कहते हैं, उसका जो सेल्फ नीड है उसको भी पूरा करना है ना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर मैं प्रोसीजर्स की बात करूँ तो प्रोसीजर्स में एनपीओ होता है, एनपीओ फॉर एटलीस्ट 6 आवर बिफोर द ट्रीटमेंट, ठीक है। एम्प्टी करना बाउल को, ब्लैडर को जस्ट बिफोर ईसीटी, इस्टेब्लिश करना आईवी लाइन को, ठीक है। बाइट ब्लॉक इंसर्ट करना है माउथ में। बाइट ब्लॉक होता है मतलब एक टाइप का, समझ लो डेंचर टाइप का होता है ना, डेंचर टाइप्स का होता है। उसको मुंह में इंसर्ट करने से वजह से क्या होता है कि जो जीभ, जैसे पेशेंट को जब ईसीटी पड़ता है ना तो कहीं ना कहीं वो अपनी जीभ को ना काट ले, है ना, अपने ये साइड के मसल्स को ना काट ले, है ना, बाइट ना कर ले, उसको अवॉइड करने के लिए हम बाइट ब्लॉक लगाते हैं। प्री ईसीटी मेडिकेशन एडमिनिस्टर्स, ठीक है, प्री ईसीटी मेडिकेशन। अब ये देखो, ये प्री ईसीटी मेडिकेशन पे ही तुम्हारा क्लिनिकल का, अगर कोई क्लिनिकल में आता है, ठीक है, कोई तुम्हारा वो क्या कहते हैं सीआई जो होते हैं, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं, या फिर तुम्हारा जब प्रैक्टिकल होता है तो तुम्हारा जो एग्जामिनर होता है वो इसी पे खेलता है कि भाई व्हाट इज द प्री ईसीटी मेडिकेशन। तो जाहिर सी बात है कुछ ज़्यादा है नहीं, एट्रोपिन होता है, ठीक है, एट्रोपिन होता है, एट्रोपिन 0.6 mg, 0.3 से 0.6 mg हम उसमें पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं, और बिफोर 30 मिनट ऑफ ईसीटी, ठीक है, बिफोर 30 मिनट, आधा घंटा पहले एट्रोपिन लगा देना 0.3 से 0.6 mg में, और लगाना कहाँ है तो आईएम या फिर एससी, ठीक है, आईएम या फिर एससी, इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस में लगाना। याद रहेगा इतना तो याद रहेगा ना, है एट्रोपिन लगाना। फिर उसका दूसरा भी दवा होता है, लेकिन कॉमनली हम यूज़ करते हैं एट्रोपिन का। दूसरा दवा भी होता है, क्या उनसा होता है भाई, ग्लाइकोफॉस्फेट, ठीक है, ग्लाइकोफॉस्फेट जो होता है वो 0.2 से 0.4 mg होता है। ग्लाइकोफॉस्फेट 0.2 से 0.4 mg होता है। और ये लगता है कैसे, आईएम लगता है, इंट्रामस्कुलर आईवी लगा सकते हैं, इंट्रावेनस, और सबक्यूटेनियस भी हम इसमें लगा सकते हैं, है ना, इतना हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ भाई, अब हमारा एट्रोपिन हो गया, प्रोसीजर्स हो गया, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट। अब इसमें हम इसके बाद हम करने वाले हैं इनडायरेक्ट ईसीटी, ठीक है। इनडायरेक्ट ईसीटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनडायरेक्ट ईसीटी बहुत ही मजा आएगा, अलग ही लेवल का फील होगा, अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम इनडायरेक्ट ईसीटी के बारे में, ठीक है। वाला क्या, मॉडिफिकेशंस ऑफ ईसीटी, ठीक है। देखो मॉडिफिकेशंस ऑफ मॉडिफाइड ईसीटी, ठीक है, मॉडिफाइड ईसीटी। अब मॉडिफाइड ईसीटी का दूसरा नाम क्या है बताओ, मॉडिफाइड ईसीटी का दूसरा नाम क्या है। आपने अगर स्टार्टिंग में ध्यान से पढ़ा होगा तो मॉडिफाइड ईसीटी का दूसरा नाम होता है इनडायरेक्ट ईसीटी, ठीक है। क्या नाम होता है भाई, इनडायरेक्ट ईसीटी, इनडायरेक्ट ईसीटी, ठीक है, इनडायरेक्ट ईसीटी। याद रखना क्या कि इनडायरेक्ट ईसीटी ही होता है, ठीक है। डायरेक्ट ईसीटी अब अकॉर्डिंग टू एमएससी उसने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, सॉरी एमएससी मतलब मेंटल एक्ट ने
उसे बंद कर दिया है, ठीक है। इनडायरेक्ट ईसीटी या फिर मॉडिफाइड ईसीटी ही चल रहे हैं इस समय, ठीक है। तो मॉडिफाइड ईसीटी में क्या था कि भाई हम उसमें क्या यूज़ करते थे, क्या यूज़ करते थे, एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ करते थे ना। हाँ, तो वही है, देखो, जनरल एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक एजेंट, ठीक है, एनेस्थीसिया एंड ऑक्सीजनेशन यूज्ड, ठीक है, इसमें हम एनेस्थीसिया वगैरह यूज़ करते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया और क्या कहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया क्या होता है भाई। एक एनेस्थीसिया अगर हम पेशेंट को दे रहे हैं तो हमारा एज अ डॉक्टर या फिर एज अ नर्स क्या हमारा एडवाइस रहेगा पेशेंट से, या फिर डॉक्टर क्या ब्रेन में रख के वो एनेस्थीसिया देता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, क्या सोच के देता है कि जो हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं वो कम से कम हो, ठीक है। फिलहाल अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लो, ले लिया, ले लिया, ले लिया, ले लिया, हो गया। चलो अब देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है, सॉरी डिपार्टमेंट कह रहा हूँ, ड्यूरेशन है ये, ठीक है, ड्यूरेशन, DEURA, ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया। तो ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया एज पॉसिबल एज लाइट या फिर वीक, ठीक है। जो एनेस्थीसिया का जो ड्यूरेशन होता है जितना कम हो उतना बेस्ट है, ठीक है, जितना कम हो उतना बेस्ट है, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया एज लाइट एज पॉसिबल टू मेंटेन एडवर्स इफेक्ट एंड मिनिमम इफेक्ट ऑफ सीजर्स थ्रेशोल्ड्स, ठीक है। जो सीजर्स के थ्रेशोल्ड्स होते हैं और बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसको मेंटेन या फिर लेस कर, कम से कम हो, इसके लिए हम एनेस्थीसिया जो होते हैं बहुत कम देते हैं पेशेंट को, ठीक है, ये भी होता है। और कौन कौन से एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि मेथोक्सटाइल हो गया, ठीक है, थायोपेंटेनिल होता है, इटोमिडॉल होता है, इटोमिडेट होता है, केंटामाइन होता है, ठीक है, अल्फेटामिन होता है, प्रोफिलॉल होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है मेथोहेक्सटाइल होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। क्यों यूज़, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेथोहेक्सटाइल क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे पहले भाई इसका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, सबसे पहला लॉन्ग एक्टिंग होता है, क्विकली एक्ट करता है, ये अगर कुछ नहीं आ रहा तो क्विकली एक्ट करता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, और इसका जो इफेक्ट होता है वो कम होता है ना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद हम, ये तो एनेस्थेटिक एजेंट हो गया, ठीक है, ये हो जाता है हमारा एनेस्थेटिक एजेंट। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट यू मीन बाय मसल रिलैक्सेंट, ठीक है, इसके में अगर बोल दूँ लोअर एसोसिएटेड विद पोस्ट एक्टल एस्थीमिया, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है, मेथोहेक्सटाइल का शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट यू मीन मसल रिलैक्सेंट, ठीक है, भाई एनेस्थेटिक एजेंट हो गया, है ना, एनेस्थेटिक एजेंट हो गया। अब हम बात करेंगे मसल रिलैक्सेंट। तो मसल रिलैक्सेंट कब देते हैं, अब बताओ, एनेस्थीसिया के बाद या एनेस्थीसिया से पहले। क्वेश्चन फॉरवर्डेड टू यू, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वीडियो को पॉज करो, रोक लिया, अब सोचो, जल्दी सोच लिया। अब मुझे ये बताओ कि मसल रिलैक्सेंट कब देते हैं, मसल रिलैक्सेंट कब देते हैं भाई, एनेस्थीसिया से पहले या एनेस्थीसिया से बाद। भाई हमेशा एनेस्थीसिया के बाद देना, क्या, एनेस्थीसिया के बाद देना, ठीक है, एनेस्थीसिया के बाद देना। क्यों देना, कब देना, विद इन अ मिनट, ठीक है, एनेस्थीसिया दे दिया, विद इन अ मिनट तुरंत हमें मसल रिलैक्सेंट भी देना। अब क्यों देना, टू मेंटेन या फिर टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर एंड अदर इंजरीज, ठीक है। तो अगर मसल रिलैक्स हो जाएगा तो बोन की जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसका जो रिस्क होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखना। बिफोर इन्फ्यूजन ऑफ मसल रिलैक्सेंट बीपी, हाँ एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम मसल रिलैक्सेंट को क्या करते हैं, मसल रिलैक्सेंट को इंड्यूस कर रहे हैं पेशेंट के अंदर या फिर एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट के अंदर, तो हमें हमेशा बीपी लेना है। और बीपी कहाँ से लेना है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि बीपी कहाँ से लेना है, तो बीपी हमें कफ से लेना है ना, कफ मसल, पैर के जो तुम्हारे क्या कहते हैं घुटने के नीचे वाले जो मसल्स है, कफ मसल्स है ना, वहाँ से हमें बीपी को लेना है, सिस्टोलिक बीपी, ठीक है। बिफोर इन्फ्यूजन ऑफ मसल रिलैक्सेंट बीपी कफ शुड बी इन्फ्लेटेड एट एन एंकल टू अप्लाई प्रेशर ओवर सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, ओवर सिस्टोलिक प्रेशर। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे लोग भूलते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है, इसे नहीं भूलना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट द इंडिकेशंस ऑफ ईसीटी, भाई इंडिकेशंस ऑफ ईसीटी कुछ तो दिमाग लगाओ, मैंने अभी ड्यूरेशन बताया था ना बहुत सारे डिजीज का, वही लगा लो यार, जैसे MDD था, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर था, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा सिजोफेनिया, और कौन सा था, और बताओ, और जल्दी बताओ, दो तो मैंने बता दिया, वीडियो को पॉज कर लिया, मैनिक एपिसोड्स थे, ठीक है, मैनिक एपिसोड्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे और अदर्स में अगर अदर में बात करूँ तो अदर में क्या क्या आ जाता है, जैसे तुम्हारा अदर में आ गया, अदर में जैसे OCD आ जाता है, ठीक है, OCD के बाद तुम्हारा OCD आता है, न्यूरोलेप्टिक आ जाता है, OCD है ना, न्यूरोलेप्टिक, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो इंडिकेशन में सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। फिर इसके बाद अगर मैं आपके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करूँ, भाई कुछ इंडिकेशन तो हो गया है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया।
अगर मैं इसकी इंडिकेशन तो हो गया ना, अगर मैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करूं तो व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगर मैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करूं भाई, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं भाई ईसीटी के, ठीक है। अगर मैं इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, वैसे फर्दर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो नहीं होते, ठीक है, ज़्यादा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होते इसके, तब भी एक आध तो है, वो तो बताना पड़ेगा, है ना। तो चलो कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, देखो कोई इसका फर्दर कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं होता। और आप सोचोगे यार प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें भी, हाँ उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो भी इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन की कैटेगरी में नहीं आती है, ठीक है। कोई फर्दर इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं, तो लेकिन कुछ रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन जैसे स्पेस ऑक्यूपाइंग सीएनएस लीजन्स। अगर तुम्हारे सीएनएस में लीजन्स है, ठीक है, सीएनएस में लीजन्स है तब नहीं हो पाएगा, ठीक है। सीएनएस में लीजन्स है, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर है तब नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद रीसेंट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, अगर तुम्हें एमआई आया हो तब भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। हार्ट पे इफेक्ट कर सकता है वो। फिर सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज, सीवीडी, सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज है ना, हार्ट से रिलेटेड कहीं ना कहीं डिसऑर्डर्स को भी देखा जाता है। जब भी हम देखो सीजर्स देते हैं ना, तो हमेशा हार्ट की हेल्थ को भी हम चेक करते हैं, ठीक है। ये हो जाती है। फिर उसके बाद अगर हम इसके मोरलिटी रेट को बात करें कि डेथ कितना होता है पेशेंट का, ठीक है, व्हाट इज द डेथ रेट। अगर मैं डेथ रेट की बात करूं भाई, डेथ रेट कितनी होती है, अगर पेशेंट की डेथ रेट की बात करता हूँ, एमआर मोर्टेलिटी रेट की बात करें हम, तो मोर्टेलिटी रेट कितना होता है भाई, 0.002% पर पेशेंट, ठीक है, 0.002 पर ट्रीटमेंट, आई थिंक, है ना, हाँ, पर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है ना। और 0.01 फॉर ईच पेशेंट, 0.01% फॉर ईच पेशेंट, ठीक है। तो मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, अच्छा ट्रीटमेंट है, ठीक है। और इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होता है, एडवर्स इफेक्ट। और इसके एडवर्स इफेक्ट जैसे क्या हो जाता है कि भाई जैसे मेमोरी इंपेयरमेंट हो जाता है ना, मेमोरी इंपेयरमेंट हो गया तुम्हारा। फिर अदर कॉमन जैसे हेडेक हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है ना, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, है ना। फिर कहीं ना कहीं तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो सारे एडवर्स इफेक्ट ही होते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे रिसेंट अकर विद इन 6 मंथ, है ना। ये सारी चीज़ें तुम खुद दिमाग लगा के लिख सकते हो। एडवर्स इफेक्ट हो गया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं वो जो अदर सर्जिकल मेथड। अब सर्जिकल मेथड की बात करेंगे हम, ठीक है। ये सारे कर लिया, नोट डाउन कर लो। तो वेल अब हम क्या करने वाले, पोस्ट ईसीटी के लिए, ठीक है। प्री तो हो गया था, पोस्ट में क्या करते हैं भाई, देखो पोस्ट में अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊँ ना, बहुत देखो अगर लिखने को होगा तो भाई एक पेज भी लिख दोगे तुम, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए उसमें भी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कि मॉनिटर करना है वाइटल साइन, ठीक है। साइडलाइन पोजीशन प्रोवाइड करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएमपी लिख रहा हूँ भाई, एक बात ध्यान लिखना आप लोग कि साइड लाइन पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करना है, ठीक है। साइड लाइन पोजीशन पेशेंट को क्या करना है, प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, कंटिन्यू ऑन O2 टिल स्पॉन्टेनियस रिस्पायरेशन स्टार्ट, ठीक है। पेशेंट को हम तब तक O2 पे ऑक्सीजन पे रखते हैं जब तक पेशेंट सेल्फ ब्रीथ ना करने लगे, सेल्फ उसका रिस्पायरेशन स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। तो फिर उसमें हम डॉक्यूमेंटेशन भी हमें करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिर उसके बाद नॉन इन्वेजिव की बात करते हैं। देखो नॉन इन्वेजिव में एक और था, क्या था, आरटीएमएस, रैपिड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू सुपरफिशियली लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। जो हमारा ब्रेन का जो ऊपर लेयर होता है कॉर्टेक्स का, उसमें हम एक मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई करते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने की वजह से आरटीएमएस होता है, ठीक है, रैपिड चेंजिंग। और ये लोकल होता है, इंड्यूस स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। इसमें हम बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल करंट का अप्लाई यूज़ करते हैं। और ये नॉन कन्वल्सिव होता है, नो इसमें कोई एनेस्थेसिया भी रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। सेफ साइड होता है और नो कॉग्निटिव साइड इफेक्ट, कुछ हो जाता है इसमें कॉग्निटिव साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। अगर हम ये हो गया इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव खत्म। अब फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं अब इन्वेजिव की, कि भाई इन्वेजिव क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इन्वेजिव की बात करूं तो इन्वेजिव में सबसे पहले आता है वीएनएस, डीबीएस और साइकोसर्जिकल, ठीक है। वीएनएस का मतलब है लेफ्ट वेगल नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है, लेफ्ट वेगल नर्व स्टिमुलेशन। अब ये लेफ्ट वेगल नर्व स्टिमुलेशन क्या होता है, इसमें हम इलेक्ट्रिकल करंट का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, कि इसमें हम इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं और जो इसमें पल्स जनरेट होता है हमारे चेस्ट में, ठीक है। इसमें पल्स जनरेट करते हैं हम चेस्ट में, एक सर्जिकल प्रोसेस होता है। इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होता है, जैसे एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि वॉइस का अल्टरनेशन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है और नेक पेन हो सकता है, ठीक है। इसमें वीएनएस, अगर मैं वीएनएस
वीएनएस पूछ ले तो वीएनएस में क्या करते हैं भाई कि इसमें इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं, ठीक है, चेस्ट पे, है ना, पल्स जनरेट होता है और इम्प्लांट करते हैं हम चेस्ट पे। डीबीएस क्या होता है, इम्प्लामेंटेशन ऑफ लीड इनटू स्पेसिफिक ब्रेन एरिया, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक ब्रेन एरिया में हम लीड को इम्प्लांट कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रेन हमारे नर्व्स को इलेक्ट्रिकल करंट स्टिमुलेट करता रहता है, ठीक है। देखो वीबीएस की तरह अगर मैं बता दूं ना, पेस मेकर देखा होगा, पेस मेकर जो लगता है सेम ऐसे इसी टाइप का होता है, ठीक है। फिर साइको सर्जिकल में क्या होता है कि एंटीरियर कोग्लोटोमी होता है, ठीक है, एक पार्ट ब्रेन के पार्ट को रिमूव करके हम फिर से उसको रिप्लांट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारी ईसीटी की। और इसमें देखो कुछ थेरेपीज भी होती है जैसे साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट कमेंट में करिए। तब तक के लिए जय हिंद भारत, नमस्कार दोस्तों। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना भाई, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक भी ना करिए नहीं जाना, और कमेंट भी करना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है, ओके, धन्यवाद, बाय।